बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस सिस्टम के लेक्चर 16 में आपको वेलकम कहता हूँ। प्रीवियस लेक्चर्स में हमने प्रोसेसिंग लॉजिक को डिस्ट्रीब्यूट होते देखा और उसमें हमने ये स्टडी किया कि डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो है उसकी आर्किटेक्चर क्या है, उसके डिफरेंट साइट्स पे जो डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है या डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस सिस्टम उसकी आर्किटेक्चर क्या है। उसमें लोकल डेटाबेस होती है जिसको मैनेज करने के लिए लोकल डीबीएमएस होता है और साथ उसके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और फिर जितनी भी ग्लोबल रिक्वेस्ट हैं या जितनी भी यूज़र रिक्वेस्ट हैं उनको मैनेज करने के लिए जो डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की एक कॉपी जो है वो हर साइट पे मौजूद होती है, जिसको वर्क करने के लिए साथ ही एक जो डेटा डिक्शनरी है, डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा डिक्शनरी, जिसमें सारी इंफॉर्मेशन होती है, फ्रेगमेंटेशन की डिटेल्स होती हैं, कौन सा फ्रेगमेंट कहाँ पड़ा है, रेप्लिकेशन की सारी डिटेल होती है और डेटा डेफिनेशन होती हैं कि किस एंटिटी की क्या डेफिनेशन है। और इसी डेफिनेशन की मदद से जो डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है वो आने वाली क्यूरी को प्रोसेस करता है, एनालाइज करता है, उसमें कुछ सिंटैक्स एरर जो है वो देखता है। ये सारी चीज़ें डेटा डिक्शनरी की मदद से वो सपोर्टेड होती हैं। उसके बाद हमने डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के फंक्शंस देखे और उन फंक्शंस में तकरीबन 11 या 12 पॉइंट्स थे जो हमने स्टडी किए। तो अगर आप देखना चाहें तो एक ओवरव्यू लेते हुए हम ये कह सकते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसका पूरा रिकॉर्ड होता है उसके पास। उसके बाद जो लोकेशन है वो डिटरमिन करता है क्यूरी की कि उसे रिज़ल्ट कहाँ से मिलना है और फिर राउट कैसे करना है। और डेटा मैनेजमेंट की जो फंक्शनैलिटीज़ हैं जिसमें सिक्योरिटी, कंकरेंसी, डेडलॉक कंट्रोल, ग्लोबल क्यूरी ऑप्टिमाइजेशन और फेलियर रिकवरी जो है वो रिलेटेड हैं। और उसके साथ कंसिस्टेंसी जो है रेप्लिकेशन की, यानी प्रॉपरली अपडेट करवाना और अगर इनकंसिस्टेंट अपडेट्स हैं तो उनको अबैंडन करना या रिजेक्ट करना, यानी ट्रांजैक्शंस जो है वो कमिट या रोल बैक करना, ये सारी जिम्मेदारी जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की है। फिर उसमें ये भी था कि फिजिकली बेशक डिस्ट्रीब्यूटेड होती हैं डेटाबेसेस बट उन लॉजिकली उनको सिंगल शो करता है। स्केलेबिलिटी सपोर्ट करता है, मतलब कि अगर सिस्टम में कुछ चेंजेस आनी है, नई साइट उसमें ऐड होनी है या रिमूव होनी है तो बड़ी कंफर्टेबली कन्वीनियंटली उसको सपोर्ट करता है। फिर इसके साथ हमने ये भी देखा कि नोड्स के ऊपर जो स्टोर्ड प्रोसीजर्स हैं उनको और डेटा की रेप्लिकेशन को सपोर्ट करता है। मीन्स के डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम अलाउ करता है कि रेप्लिकेशन का अमल जो है वो हो सके डेटा और प्रोसीजर्स का, यानी प्रोग्राम्स का। फिर उसके बाद ट्रांसपेरेंसी जो है, जो कि इस वक्त हम इस लेक्चर में स्टडी करने जा रहे हैं डिटेल के साथ, ये भी उसकी जिम्मेदारी है। अब ये ट्रांसपेरेंसी जो है, दिस वाज वन ऑफ द मेन फंक्शंस ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो इस लेक्चर में हम इंशाल्लाह जो ट्रांसपेरेंसी है इसको डिटेल से देखेंगे कि ये किस किस्म की ट्रांसपेरेंसी जो है वो सपोर्ट करता है या प्रोवाइड करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल लोकेशन ट्रांसपेरेंसी। लोकेशन ट्रांसपेरेंसी से क्या मुराद है कि जो क्यूरी है जब यूजर ने पुट की, अब उस क्यूरी के रिजल्ट किस साइट से लिए जाने हैं ये यूजर को नहीं पता होता। यूजर का काम सिर्फ इतना है कि क्लिक करके या यूजर क्यूरी जो है उसने सबमिट कर देनी है। सपोज ये क्यूरी कि वो सारे कॉलम्स जो हैं वो कुछ रिकॉर्ड्स रिट्रीव करना चाहता है कस्टमर टेबल से, और कौन से रिकॉर्ड्स जिनकी टोटल सेल जो है वो लेस देन 1 लाख है। अब ये रिकॉर्ड्स कहाँ कहाँ पड़े हैं, हो सकता है कि 3-4 फ्रेगमेंट में हो। एक पहला फ्रेगमेंट ये हो सकता है कि 50,000 से कम जो है वो साइट 1 पे हैं, उसके बाद 50,000 से 60 तक साइट 2 पे हैं और 60 से 1 लाख तक जो है वो थर्ड साइट पे हैं। सपोज मैं एक एग्जांपल अज्यूम कर रहा हूँ
तो अब ये रिजल्ट जो है इट मीन्स के 3 साइटों से लिए जाएंगे, साइट 1, साइट 2 और साइट 3 से। बट यूजर ने जब ये क्वेरी पुट की है तो उसकी कंसर्न ये नहीं है कि वो ये सोचे या ये बताए कि ये रिजल्ट कहाँ कहाँ से लेने, उसके लिए बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी होती है। उसको रिजल्ट ऐसे मिलता है जिसके उसको एक सिंगल डेटा साइट से या उसकी अपने लोकल साइट से उसको ये रिजल्ट मिल रहा है। तो ये करेगा कैसे, डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो है, जो डिस्ट्रीब्यूटेड डाटा डिक्शनरी है उसकी मदद से डिटरमिन करेगा कि ये रिजल्ट निकालने के लिए मुझे कौन कौन सी लोकेशन पे जाके ये रिक्वेस्ट जो है प्रोसेस करवा के रिजल्ट लेना है। सो ये यूजर के लिए ट्रांसपेरेंट होता है मामला, लेकिन बिहाइंड द सीन या इन द बैकग्राउंड, पर्दे के पीछे एक पूरी सीक्वेंस और चेन ऑफ ऑपरेशंस होता है जो कि डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की अम्ब्रेला के अंदर या अम्ब्रेला के नीचे परफॉर्म हो रहे होते हैं, जिसको मुकम्मल मॉनिटर कर रहा होता है वो। इसको आप यूं भी कह सकते हैं कि सपोज एक हमारी क्यूरी जो है ये एक सेलेक्ट डिस्टिंक्ट पार्ट नंबर, पार्ट नेम फ्रॉम पार्ट, एक पार्ट टेबल है जिसके अंदर डिफरेंट एट्रीब्यूट्स पड़े हैं। उनमें से 2 एट्रीब्यूट सेलेक्ट करना चाहती है हमारी क्यूरी, पार्ट नंबर और पार्ट नेम यूनिकली, और उसके बाद कलर जो है वो ऑरेंज है और रिजल्ट जो है डिसेंडिंग ऑर्डर में रिटर्न करना है पार्ट नंबर की बुनियाद पे। ये क्यूरी है। अब ये क्यूरी बज़ाहिर तो एक सिंगल सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस टाइप की क्यूरी है, बट इनफैक्ट ये क्यूरी किसी एक साइट से रिजल्ट नहीं फेच करेगी, बल्कि ये 3 तरह की 3 साइट से ये रिजल्ट फेच हो रहा है। साइट 1 पे इसका ये हिस्सा कि सिलेक्ट पार्ट नंबर, पार्ट नेम फ्रॉम सैन मैट्यू पार्ट, ये टेक्स्ट बुक से, कि ये जो इसका ये वाला हिस्सा है ये इस टेबल में भी पड़ा है और इसमें भी पड़ा है और न्यूयॉर्क वाले हिस्से में भी पड़ा है। तो ये जो टोटल इंफॉर्मेशन है ये 3 साइट से लेके इनको यूनियन करके डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो है एक ओवरऑल व्यू क्रिएट करके रिटर्न करता है। तो अब आप देखें कि बिहाइंड द सीन तो ये सारा मामला हो रहा है, बट यूजर के लिए ये हिडन है, यूजर के लिए बिल्कुल ये ट्रांसपेरेंट है, उसको इसमें वरी करने की जरूरत नहीं है। तो इस तरह से DDBMS जो है वो एक लोकेशन ट्रांसपेरेंसी प्रोवाइड करता है, यानी लोकेशन की कंसर्न यूजर की नहीं है, वो DDBMS की है। वो उसके लिए बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होता है, उसे इस बात से गर्ज ही नहीं है कि कौन सी लोकेशन से डेटा लेना है या नहीं लेना, ये DDBMS की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उसके बाद है रेप्लिकेशन ट्रांसपेरेंसी। इससे मुराद ये है कि डेटा जो है वो रेप्लिकेट तो हो रहा है ऑन सेवरल नोड्स, कई नोड्स पे डेटा जो है वो रेप्लिकेट हो रहा है, बट इस हकीकत के बावजूद जब यूजर को वो डेटा चाहिए तो यूजर को यूं लगे कि ये मुख्तलिफ पीसेस से जो रेप्लिकेशन के नतीजे में कहीं उधर से कुछ डेटा आ रहा है, कुछ उधर से आ रहा है, ये फ्रेगमेंटेशन भी हो सकती है। तो फ्रेगमेंटेशन अगर है तो कौन कौन से फ्रेगमेंट से ये पीस ऑफ इंफॉर्मेशन लेके रिकंस्ट्रक्ट करके हम मुझे दिखाई जा रही है, या रेप्लिकेटेड कॉपीज जो हैं कई हैं, 3 4 5 6 7 मुख्तलिफ साइट्स पे पड़ी हैं। अब एक साइट से नहीं एक्सेस हो रही, दूसरी साइट से नहीं हो रही, तो हो सकता है कि वो तीसरी साइट की जो कॉपी है वहां से डेटा लिया जा रहा है। बट यूजर को कंसर्न जो है, या जो प्रोग्रामर या आम यूजर है उसको सिर्फ इस बात से कंसर्न है कि मुझे रिजल्ट मिल रहा है, उसे इस बात की खबर ही नहीं है कि ये रिजल्ट आ कहां से रहा है। अब ये जिम्मेदारी कौन निभाता है? DDBMS, डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। वो रेप्लिकेशन की पूरी डिटेल्स जो है वो हाइड कर देता है, एब्स्ट्रैक्शन एक लेयर बना देता है यूजर और जो हमारी फिजिकली जो डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस है उसके दरमियान, और यूजर जो है इस चीज से कता नजर कि कहां से डेटा आ रहा है उसको ऐसे लगता है कि जैसे मुझे एक सिंगल टेबल से ये चीज मिल रही है, जिस तरह से सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस में है। तो ये जो अमल है या ये जो फीचर है, दिस इज कॉल्ड रेप्लिकेशन ट्रांसपेरेंसी।
अब ये सारा प्रोसीजर जो है, ये सारा जो प्रोसेस है, ये डीडीबीएमएस किस तरह से कंप्लीट करता है, इसको हम कोई स्टेप वाइज 3-4 स्टेप्स में देख सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर एक रिक्वेस्ट जनरेट होती है किसी भी साइट से, तो वो सबसे पहले वो जाती है डीडीबीएमएस के पास। जो डीडीबीएमएस की अगर आप लेयर देखें तो वो इसमें आपको यहाँ इस आर्किटेक्चर में नजर आएगा कि जो रिक्वेस्ट आ रही है ये डीडीबीएमएस के पास है। यूजर की जितनी भी रिक्वेस्ट हैं वो डायरेक्टली डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के पास आती हैं, लोकल के पास नहीं आती। तो ये जो डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है देन डिटरमिन करता है कि ये जो रिक्वेस्टेड डेटा है ये इसी डेटाबेस से मिल जाएगा या किसी और साइट से मुझे जाना पड़ेगा। सो अगर तो वो उसी साइट पे मौजूद है, इट मींस दिस इज लोकल रिक्वेस्ट, वो इसको फॉरवर्ड करेगा लोकल डीबीएमएस की तरफ और वो उसको प्रोसेस करके थ्रू डीबीएमएस डीडीबीएमएस वो यूजर को रिटर्न कर देगा। लेकिन अगर वो रिक्वेस्ट जो है वो उस साइट पे डेटा अवेलेबल नहीं है, किसी और साइट पे कोई फ्रेगमेंट है, कोई रेप्लिकेटेड कॉपी है, या जहां से भी मिलना है वो डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा डिक्शनरी से उसको पता चलेगा, तो उसकी बुनियाद पे डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा डिक्शनरी के अंदर जो इंफॉर्मेशन है उसकी बुनियाद पे वो आने वाली रिक्वेस्ट को एनालाइज करेगा और एनालाइज करके अगर वो मल्टीपल साइट्स पे उनको एग्जीक्यूट करना है या जिस तरह से भी करना है कि एक साइट से मिल सकता है या मल्टीपल साइट से डेटा एग्जीक्यूट करके क्यूरी को उसको डेटा को फेच करना है, तो अकॉर्डिंगली उसको परफॉर्म करेगा। सो आप ये कह सकते हैं कि रेप्लिकेशन ट्रांसपेरेंसी में जो रिक्वेस्टेड डेटा है वो अगर उस साइट पे नहीं है तो डीडीबीएमएस जो उसको मुतलका किसी दूसरी वेब साइट की तरफ राउट करेगा उस रिक्वेस्ट को कि अच्छा फलां साइट से जाके ये चीज जो है फेच करके लाएं। उसके बाद डीडीबीएस शुड डायनामिकली सिलेक्ट एन ऑप्टिमम रूट, यानी एक साइट 1 और एक साइट 2, इन दो के दरमियान एक कम्युनिकेशन लिंक है। डायनामिकली सेलेक्ट करने से मुराद ये है कि इस लम्हे हो सकता है ये रूट अवेलेबल हो, आने वाली रिक्वेस्ट अगर साइट 1 से साइट 2 की तरफ टारगेट है तो फिर ये रूट इस्तेमाल करेगा। लेकिन मुमकिन है कि 15 मिनट बाद 10 मिनट बाद दोबारा साइट 1 से साइट 2 की तरफ रिक्वेस्ट आती है, तो बज़ाहिर तो यूं लग रहा है कि उसी कम्युनिकेशन चैनल के जरिए राउट की जाएगी वो रिक्वेस्ट, लेकिन डीडीबीएमएस डायनामिकली इंतखाब करेगा, सिलेक्ट करेगा कि इस वक्त मौजूदा सूरत में कौन सा रूट सबसे बेहतर है। मुमकिन है कि वो जो पहले रूट यूज हुआ अब किसी वजह से वो लिंक डाउन हो या वहां पे ओवरलोडेड हो, नेटवर्क ट्रैफिक ज्यादा हो या कोई और रीजन हो सकती है। सो वो डायनामिकली सिलेक्ट करेगा कि इस वक्त साइट 2 पे भी डेटा मौजूद है, हो सकता है साइट 2 बिजी हो, अवेलेबल ना हो या कोई और फेलियर केस हो, तो फिर वो देखेगा कि इस वक्त ये डेटा मुझे अगर साइट 2 से नहीं मिल सकता तो फिर मुझे कौन सी साइट से मिल सकता है, तो वो देखेगा कि उन अवेलेबल साइट्स में सबसे जो बेहतरीन रूट होगा जिस पे कॉस्ट कम से कम हो, तेजी से डेटा फेच हो सकता हो, रिस्पांस मिल सकता हो, उस साइट की तरफ राउट किया जाएगा रिक्वेस्ट को। दिस इज कॉल्ड ऑप्टिमम रूट, यानी ऐसा रूट जिसपे फुर्ती ज्यादा हो, परफेक्शन ज्यादा हो, परफॉर्मेंस मैक्सिमम हो, दैट इज ऑप्टिमम रूट। A more complex problem arises when one or more user attempts to update replicated data. ये सिचुएशन क्लियर है। यकीनन उस वक्त सिचुएशन कॉम्प्लेक्स हो जाती है जब मल्टीपल यूजर्स एक ही डेटा को, रेप्लिकेटेड डेटा को अपडेट करने की कोशिश करें। ये चीजें हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, मेरे ख्याल रिपीट करने की जरूरत नहीं है। और दिस चेंज मस्ट बी अकॉम्प्लिश्ड एक्यूरेटली एंड कंकरेंटली एट ऑल द साइट्स और द डेटा विल नॉट बी कंसिस्टेंट। यानी अब जो रेप्लिकेशन की ट्रांसपेरेंसी की बात हो रही है, अगर रेप्लिकेटेड डेटा है तो जहां जहां रेप्लिकेशन है डीडीबीएमएस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर अपडेट होती है किसी एक कॉपी के अंदर तो उसको प्रोजेक्ट करे तमाम साइट्स के ऊपर, हर कॉपी में वो मुतलका चेंज अपडेट हो जाए।
अदरवाइज डाटा जो है वो इनकंसिस्टेंट हो जाएगा, कंसिस्टेंट नहीं रहेगा। तो ये वो रेप्लिकेशन ट्रांसपेरेंसी है जो किसी भी डीडीबीएमएस की एक बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ लें। लोकेशन ट्रांसपेरेंसी यानी लोकेशन को एब्स्ट्रैक्ट कर दे, लोकेशन हाइड कर दे, और उसके बाद रेप्लिकेशन की जो डिटेल्स हैं वो सारी की सारी यूजर्स से हाइड कर दे। नेक्स्ट है फेलियर ट्रांसपेरेंसी। अब फिजिकली कोई भी सिस्टम ऐसा परफेक्ट नहीं होता जिसका वास्ता किसी फेलियर से ना हो। अब चूंकि डायनामिकली सेलेक्ट होता है राउट, तो मुमकिन है कि इस वक्त जिस टारगेट साइट की तरफ राउट हुआ है, मुमकिन है कि ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन कोई ऐसा इशू हो जाए कि साइट जो है वो फेलियर का शिकार हो जाए, लिंक डाउन हो जाए, कोई पावर फेलियर हो जाए, कोई हार्डवेयर क्रैश हो जाए, कुछ भी हो, एनी हाउ सम हाउ फेलियर हो गई। अब ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी की है कि उस फेलियर को, अब एक तो पहला सिंपल सा तरीका ये हो सकता है या हल ये हो सकता है कि भाई यूजर को बता दिया जाए कि भाई जो जिस साइट से आपका डेटा आना था वो फेल हो गई है, तो सॉरी, अब आपको डेटा नहीं मिल सकता। वेरी सिंपल, बट दिस इज नॉट अ प्रैक्टिकल सोल्यूशन। अब इससे यूजर्स को अगर 10 दफा उसने रिक्वेस्ट की, 5 दफा फेलियर का रिस्पांस मिलता है, तो यकीनन सिस्टम की जो अवेलेबिलिटी है और सिस्टम की रिलायबिलिटी है वो अफेक्ट होगी। जबकि हमारा बेसिक पर्पस जो है सिस्टम की परफॉर्मेंस, उसकी रिलायबिलिटी और अवेलेबिलिटी को बढ़ाना है। एक अच्छा सिस्टम वही होगा जिसमें ये चीजें मैक्सिमाइज्ड होंगी। सो अब डीडीबीएमएस इस सिंपल अप्रोच को अपनाएगा तो उसकी परफॉर्मेंस रिलायबिलिटी लो। अब वो क्या करेगा, वो इसको यूं शो करेगा कि फेलियर हुई ही नहीं है। कैसे? देखें, जब सिस्टम फेल होगा तो अब जो हमारा डीडीबीएमएस है वो साथ ही उस फेलियर को डिटेक्ट करके एक नया सिलसिला शुरू करेगा उसकी रिकवरी का, और यूजर के इल्म में लाए बगैर पीछे से डेटा रिकवर करके उस लिंक को रिपेयर करके, अगर लिंक डाउन हो गया या कुछ भी मामला हो गया, एक साइड से हार्डवेयर क्रैश हो गया, सपोज उससे डेटा मिलना पॉसिबल नहीं है, तो उसके इल्म में लाए बगैर फौरन वो किसी और साइट से एक अच्छे मैनेजर की तरह, एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर की तरह फौरन अदर अरेंजमेंट्स करे, अल्टरनेट सॉल्यूशन ढूंढे, और फिर अल्टरनेटिव साइट से वो डेटा लेके यूजर को पहुंचाए। बहरहाल यूजर का जो एहतराम है, जो यूजर की रिक्वेस्ट की रिस्पेक्ट है, वो सबसे ज्यादा है डीडीबीएमएस के नजदीक। वो हर हाल में यूजर की रिक्वेस्ट को पूरा करना चाहता है। अब यहाँ पे दो सूरत हाल हैं, वो ये कि मुमकिन है कि उसके पास कुछ ऐसी सूरत हाल हो जाए कि रिकवरी पॉसिबल ही ना हो, तो फिर या वो रोल बैक कर देगा या वो मतलब बिल्कुल सिरे से ही उसको गलत रिजल्ट नहीं देगा, वो दरमियान में अधूरा रिजल्ट भी नहीं देगा, वो पूरे का पूरा देगा या देगा ही नहीं, ये तो एक्सट्रीम है, या फिर पूरे का पूरा सही देगा, अधूरा रिजल्ट नहीं देगा। यानी फेलियर जो है वो छुपा देगा यूजर से, उसको पता भी नहीं चलेगा कि कहीं पे कोई लिंक डाउन हुआ या कोई फेलियर प्रॉब्लम हुआ। अब इसके लिए ट्रांजैक्शन अप्रोच यूज करता है डीडीबीएमएस। ट्रांजैक्शन अप्रोच क्या है कि या तो काम पूरा हो या बिल्कुल ना हो, अधूरा नहीं। ट्रांजैक्शन के 4 उसूल हैं, वो आप जानते हैं, एसेट जिनको कहते हैं। तो उसके मुताबिक या तो वो ट्रांजैक्शन पूरी की पूरी कंप्लीट होती है या फिर रोल बैक हो जाती है कि जहां से शुरू हुई थी वहीं उसी स्टेट में ले आती है, दरमियान में कहीं इनकंसिस्टेंट स्टेट में उसको अपने आप को नहीं छोड़ती। सो डीडीबीएमएस का एक खास कंपोनेंट जो है वो इस जितनी भी रिक्वेस्ट होती हैं उनको ट्रांजैक्शन के स्टाइल पे मैनेज करता है, उस कंपोनेंट को ट्रांजैक्शन मैनेजर कहते हैं। तो ट्रांजैक्शन मैनेजर कैसे करेगा कि ट्रांजैक्शन के स्टार्ट और एंड पे जो भी है वो सारा एक लॉग में मेंटेन करेगा। अच्छा, ट्रांजैक्शन से पहले ये इमेज थी डेटाबेस की और इसके बाद डेटाबेस की ये इमेज है, मतलब डेटाबेस का स्टेटस ये है। और अगर कहीं पे कोई प्रॉब्लम आती है, कोई पैरेलल एग्जीक्यूशन आती है और कंकरेंसी कंट्रोल
भी उसकी जिम्मेदारी है। और कंकरेंसी के दौरान अगर कोई इशू आता है तो फिर वो उस लॉग को देखते हुए अकॉर्डिंगली प्रॉपर डिसीजन लेगा कि अब मैंने क्या करना है। इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि फेलियर ट्रांसपेरेंसी ये है कि ट्रांजैक्शंस को या तो पूरी तरह कमिट किया जाए, मतलब कंप्लीट जब हो गई हैं तो उनको फुली तौर पे सेव किया जाए, इन द एंड कमिट कर दिया जाए, या बिल्कुल भी उनको ज़रा सा भी सेव ना किया जाए, यानी ज़रा सा भी उनका रिजल्ट एक्सेप्ट ना किया जाए, कोई भी कमिट ना हो। तो जितने भी एक्शंस हैं ट्रांजैक्शंस के, या तो पूरे के पूरे कंप्लीट होंगे या फिर एक भी नहीं होगा। अगर कुछ हो गए दरमियान में फेलियर हुई है तो डीडीबीएमएस जितने भी अधूरे स्टेप्स हैं उन सभी को रोल बैक करके लॉग के मुताबिक उससे पिछली वाली जो स्टेटस है, जो डेटाबेस का इमेज है, वो रिस्टोर कर देगा और यूजर की रिक्वेस्ट उसके हिसाब से प्रोसेस होंगी। उसके बाद कमिट प्रोटोकॉल है, यानी जो ये कमिट वाला प्रोसेस है ये किस तरह से होता है। कमिट से मुराद क्या है, जितनी चेंजेस हैं उनको सेव कर दिया जाए, उन पे एक सील लगा दी जाए कि नाउ दीज आर ओके। तो ये किस तरह से होता है, ये दो फेजेस में होता है। इसको आप यूं कह सकते हैं जैसे कोई बंदा मीटिंग कॉल करे, कोई मैनेजर है वो मीटिंग कॉल करना चाहता है, वो तमाम जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं मेंबर्स उनको एक मैसेज भेजता है कि व्हेन आर यू अवेलेबल फॉर मीटिंग। अब ये रिक्वेस्ट गई उसकी तरफ, अब हर बंदा उस मैसेज को देख के उसको एक तरह से प्रोसेस कर रहा है, सोच रहा है कि मैं कब अवेलेबल हूँ, और उसके बाद वो फिर अपना एक रिस्पॉन्स देता है कि ओके आई एम अवेलेबल फॉर फ्रॉम 4 PM टू 5 PM, या कोई और अपनी अवेलेबिलिटी 3 PM टू 4 PM देता है। अब वो जो मुतलका रिस्पॉन्सेज हैं हर साइड से वो कलेक्ट करेगा एक मैनेजर, और फिर उस रिस्पॉन्सेज की बुनियाद पे एक फाइनल डिसीजन करेगा कि ओके फाइनली मुझे क्या करना है, कितने बजे मीटिंग कॉल करनी है। गोया ये दो स्टेप हो गए, पहले उनसे पूछ रहा है फिर उनके रिस्पॉन्सेज के मुताबिक डिसीजन दे रहा है। तो जो कमिट प्रोटोकॉल है वो भी इसी तरह से टू स्टेप प्रोटोकॉल है, टू फेज कमिट है, जिसमें जो हमारी एक मैनेजर है, जो मास्टर साइट है एक तरह से, वो सभी से एक अ, मतलब एक तरह से रिक्वेस्ट भेजती है और फिर उनके रिस्पॉन्सेस को लेके एक फाइनल जो है वो कमिट परफॉर्म करती है कि ओके नाउ इट्स ओके, दिस इज माय डिसीजन, नाउ अब आप अपनी अपनी जो चेंजेस हैं वो अपडेट कर सकते हैं। उसके बाद कंकरेंसी ट्रांसपेरेंसी। कंकरेंसी ट्रांसपेरेंसी क्या है कि जितनी भी ट्रांजैक्शन कंकरेंट हो रही हैं, एक साथ हो रही हैं, किसी भी ट्रांजैक्शन को ये फील ना हो कि मेरे साथ कोई और भी ट्रांजैक्शन इस तरह से अकर हो रही है, मीन कि उनकी आपस में कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं आने देता। इस तरह से कंकरेंसी हो रही होती है सीरियल वाइज, वन अगर तरतीब से पहले, तो फिर उनको इस तरह से सीरियलाइज करता है कि वो जो एक्टिविटीज हैं वो आपस में क्लैश नहीं उनका आता, यानी यूजर्स की जो रिक्वेस्ट्स हैं वो कंकरेंटली होने के बावजूद उनको इस तरह से मैनेज करता है, एक्चुअली तो वो एक साथ नहीं हो रही होती, बट वो शो यूं करता है कि जिस तरह से कंकरेंसी है, एट अ टाइम ये सारा प्रोसेस हो रहा है। सो दिस इज कॉल्ड कंकरेंसी ट्रांसपेरेंसी। ऑल्दो द डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम रन्स मैनी ट्रांजैक्शंस कंकरेंटली, बहुत सारी इकट्ठी हो रही होती हैं, concurrency transparency allows each transaction to appear as if it were the only activity on the system, यानी हर एक को अहमियत दी जा रही है, कोई ये नहीं कह रही कि मेरे काम में कोई दूसरी टांग अड़ा रही है। तो हो तो कंकरेंट रही हैं बट इंडिपेंडेंटली हर एक को ऐसा एनवायरनमेंट मिला हुआ है कि बिल्कुल आजादाना जो है अपना काम कर सकती है। तो इस तरह की जो फैसिलिटी है ये डीडीबीएमएस देता है और कंकरेंसी ट्रांसपेरेंसी आती है। इसमें फर्दर 3 अप्रोचेस हैं, लॉकिंग है, वर्जनिंग है, टाइम स्टैंपिंग है। इन टाइम स्टैंपिंग से क्या मुराद है कि हर जो रिक्वेस्ट है उसको एक टाइम स्टैंप दे दिया जाता है और उस टाइम स्टैंप की बुनियाद पे उसकी तरतीब बनती है, क्योंकि अब इसकी बारी, अब इसकी बारी, अब इसकी बारी, इस तरह से उनके दरमियान क्लैश नहीं आता। उसके बाद क्यूरी ऑप्टिमाइजेशन है। क्यूरी ऑप्टिमाइजेशन ये है कि जो क्यूरी आई है वो नॉर्मली एक साइट के लिए नहीं बल्कि मल्टीपल साइट्स पे रन होनी होती है, तो डीडीबीएम उसको डिकम्पोज करता है, फिर अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट डेटा को लोकलाइज करता है, यानी लोकली
उसमें किस तरह से एग्जीक्यूट होना है इस चीज़ को मेंशन करता है और फिर एक फाइनल ऐसा स्केड्यूल तैयार करता है, ऐसी ऐसे डिसीजन लेता है कि वो क्यूरी बेशक मल्टीपल साइट्स पे अलग-अलग रन हो रही है और फिर वापस रिजल्ट आना है, मगर ओवरऑल उसको ऐसे तरतीब देता है, ऐसे अरेंज देता है सारे एक्शंस को, सारे सीक्वेंस ऑफ एक्शंस को कि जो परफॉर्मेंस है उसकी मैक्सिमम आती है और बहुत तेजी से क्विकली वो क्यूरी जो है वो एग्जीक्यूट हो जाती है, यानी ग्लोबली ऑप्टिमाइज कर देता है क्यूरी को। तो इस तरह से ग्लोबल क्यूरी को एग्जीक्यूट करना कि वो बहुत क्विकली क्विकली जो है वो अपना काम मुकम्मल कर ले, दैट इज कॉल्ड ग्लोबल ऑप्टिमाइजेशन। ये मैंने सादा से लफ्जों में आपको समझाया, होपफुली आपको इस पूरे प्रोसेस की समझ आ गई होगी। और डीडीबीएमएस जो है वो जो ट्रांसपेरेंसी डिफरेंट टाइप्स की देता है, जैसे लोकेशन ट्रांसपेरेंसी है, रेप्लिकेशन ट्रांसपेरेंसी है, फेलियर ट्रांसपेरेंसी है, और इसके साथ कमिट प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए जो ये सारी ट्रांसपेरेंसी मैनेज करता है, और साथ कंकरेंसी ट्रांसपेरेंसी, और इन द एंड क्यूरी ऑप्टिमाइजेशन। ये वो बेसिक ऑब्जेक्टिव्स हैं या बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं किसी भी डीडीबीएमएस की जो जो सपोर्ट करते हैं और एक हेल्दी एनवायरनमेंट देते हैं जिसमें परफॉर्मेंस मैक्सिमम होती है, रिलायबिलिटी मैक्सिमम होती है, अवेलेबिलिटी मैक्सिमम होती है। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।